नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जीएसटी उत्सव की। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीएसटी उत्सव का मतलब जीएसटी बचत उत्सव है, जो 22 सितंबर 2025 को शुरू हुआ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के तहत रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम करके लोगों को बचत का मौका देना है। इस दीपावली पर यह असर देखने को मिल भी रहा है। इस पहल के तहत जीएसटी की दरें अब मुख्य रूप से दो स्लैब 5% और 18% हैं। जाहिर तौर पर बाजार में दीपावली पर, धनतेरस पर रौनक देखने को मिल रही है। क्या कुछ असर पड़ा है बीते एक महीने में जीएसटी सुधारों के बाद? जो नेक्स्ट जनरेशन सुधार की बात की जा रही है, क्या चीज़ें सस्ती हुई, किस चीज़ की मांग हुई दीपावली धनतेरस के मौके पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ हैं, शिशिर सिन्हा जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। शिशिर जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को त्योहारों की शुभकामनाएं। शिशिर जी, मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा जीएसटी का है और हम बात कर रहे हैं जीएसटी उत्सव की, जब पूरे देश में दीपावली की रौनक है, धनतेरस की रौनक है। आप कैसे देखते हैं जीएसटी सुधारों को? देखिए, हमारे आपके पास जो पैसे होते हैं, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं खर्च के लिए। एक होता है जो आवश्यक है, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं यूटिलिटी बिल, जैसे आपको पानी का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, पेट्रोल डीजल का खर्चा उठाना, और तीसरा जो होता है जो डिजायरेबल यानी कि वांछनीय है। अब जब जीएसटी की दरों में फेरबदल किया गया, तर्कसंगत बनाया गया, 5, 12, 18 और 28 की जगह पे 5 और 18% किया गया, इसके पीछे मकसद ये था कि जो आवश्यक है उनके लिए या तो 0 या 5%, और जो आपके लिए वांछनीय है उनके लिए 18%, और एक अलग दर 40% का है जो कि हाई एंड कार्स वगैरह के लिए है। हम इस 2 पे फोकस करेंगे, 5 और 18 पे। जी, जब आवश्यक चीज़ों पे जीएसटी की दर कम हो गई तो इसका मतलब है कि जो आपका जो पहले श्रेणी का जो खर्च है वो आपका कम हो गया। तो आपके लिए तीसरी श्रेणी जो कि वांछनीय है, वहाँ के लिए आपके पास संसाधन उपलब्ध हो गए। आपने अभी जिक्र किया कि छोटी गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है जी। अब छोटी गाड़ियाँ ही नहीं, मझोली आकार की भी जो गाड़ियाँ हैं उनकी भी बिक्री बढ़ी है। क्योंकि हम जब मिडिल क्लास की बात करते हैं, मध्यम वर्ग की बात करते हैं, जो अपनी आकांक्षाओं के लिए पैसे संसाधन की जुटाने में जो लगा है, अब वो संसाधन जुटाने में मदद कैसे मिल रही है कि जो आवश्यक चीज़ों पे जो खर्च था वो कम हो गया और वो यहाँ खर्च कर सकता है। तो जीएसटी 22 सितंबर से लागू हुआ। सितंबर के 7-8 दिनों के पहले भी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो थी, उन्होंने 5 और 6 सितंबर को ही ऐलान कर दिया कि आप 22 का इंतजार क्यों करेंगे, अभी से हम सस्ता दे रहे हैं। जी। तो लगभग 20-22 दिन जो है वो आपको सस्ते दर पर गाड़ियां उपलब्ध थी। हालांकि श्राद्ध का समय होता है तो लोग खरीदारी कम करते हैं, लेकिन बाकी जो कई ऐसे भी समुदाय हैं, कई ऐसे भी वर्ग हैं जो खरीदारी करते हैं। तो हमने सितंबर के महीने में खरीद देखी, और ये महीना जो कि त्योहारों का मौसम है और जहां पर आपको वांछनीय खर्च करने, डिजायरेबल खर्च करने हैं, उसके लिए आपके पास अतिरिक्त संसाधन है, जिसका असर आप ये देख रहे हैं कि बाजार में एक रौनक है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी खरीदना है, हर तरह की टीवी पे अब 18% है। पहले क्या होता था, 32 इंच से छोटी टीवी है उसके लिए अलग दर थी, 32 इंच से ज़्यादा के लिए 28% था, अब सबके लिए 18% है। तो आप बड़ी टीवी, अगर आपके पास घर में छोटी टीवी है, आप उसको बड़े में ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक मौका है। घर में एयर कंडीशनर लगवाना चाहते हैं, चूंकि इस बार गर्मी थोड़ा खिंच गया है, तो आपके लिए ये एक मौका है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल जो कि अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान करते हैं कर जुटाने में, वहां पर हम अच्छी खासी बिक्री देख रहे हैं। और बाकी जो दूसरे छोटे छोटे आइटम जो त्योहारों के मौसम पे खरीदारी होती है, उसकी खरीदारी तो अगर बात की जाए जीएसटी सुधारों की, जाहिर तौर पर यह सबसे बड़ा सवाल एक आता है कि जीएसटी का एक क्रांतिकारी बदलाव कुछ साल पहले किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ, और अब दूसरा जो सुधार हुआ जिसे जीएसटी 2 कह रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन सुधार कह रहे हैं, ये क्यों जरूरी है और इससे अर्थव्यवस्था को किस तरह से गति मिली? 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, उसके पहले आप समझ लीजिए कि 13 तरह के टैक्स और 17 तरह के सेस हुआ करते थे जो एक कारोबारी को जिसको सामना करना पड़ता था। उन 13 तरह के टैक्स और 17 तरह के सेस को मिलाकर के एक नया सिस्टम बना जिसको जीएसटी का नाम दिया गया। उस समय एक बड़ी आलोचना ये की गई कि क्या हमें 4 दरों की जरूरत है,
और पहले जीएसटी की बात अगर करिएगा तो 4 तो सामान्य दरें थी, 4 विशेष दरें भी हुआ करती थी। जैसे आप मान लीजिए कि सोना है, सोने के गहने उस पर 3% का था, कच्चा हीरा है तो उस पर 0.25% का था, एफोर्डेबल हाउसिंग है तो उसके लिए अलग हुआ करता था। तो इतने सारे दरों के जाल की वजह से जीएसटी का जो करों को सरलीकरण करने की जो व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग रहा था। लेकिन उस समय में चूंकि आप 13 और 17 से निकल करके आए थे तो रातों रात आप 2 या 3 स्लैब पे काम नहीं कर सकते थे। पिछले 8 साल में 2017 से 2025 के बीच में जीएसटी से कमाई किस तरीके से बढ़ी, पहले जहां पे कमाई 70,000 80,000, अब लगभग 2 लाख करोड़ का जो है वो कई बार निकल आता है। औसतन मानते हैं कि 1,80,000 1,70,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तो जब स्थायित्व आया, स्थिरता आया, तो वहां पर एक जरूरत महसूस की गई कि दरों को अब और तर्कसंगत बनाया जाए। समय की बात थी, 8 साल के बाद आपके पास एक मौका आया, चूंकि आप कमाई एक निश्चित स्तर पर हो गया तो आपने इसको तर्कसंगत बनाया। और केवल दरों की बात नहीं है, यहां पर कारोबारी सुगमता के भी कई उपाय किए गए हैं। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, आज के दिन में जीएसटी के तहत लगभग 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड असेसी हैं। अभी भी ये बात कही जाती है कि बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं जो असंगठित क्षेत्र में है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको कैसे यहां पर लाना है। भले ही वो 40 लाख या 20 लाख के कारोबार की जो सीमा है उसमें वो नहीं आते हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में उनको लाना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे आसान किया जाए। तो 3 दिन में अब रजिस्ट्रेशन देने की बात कही गई है। तो 96% जो नए एप्लीकेंट हैं वो इसके दायरे में आ जाएंगे। तो केवल हम दर की बात कर रहे हैं, चूंकि हमारे आपके लिए या हमारे दर्शकों के लिए एक उपभोक्ता होने के नाते हमारा मकसद सिर्फ दर के लिए होता है, लेकिन एक व्यवसायी के लिहाज से देखें तो वो दर के अलावा देखता है कि हमारे लिए इसका अनुपालन कितना आसान हो सकता है। तो एक तरफ तो पंजीकरण आसान किया गया, दूसरी तरफ आपको रिटर्न फाइल करना है या आपको और भी दूसरे जो अनुपालन करने, उसमें भी आपको कई तरह की सुगमताएं दी गई हैं। और अब आप देखिएगा कि अगली जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जो अमूमन 3 महीने में एक बार होती है, उसमें आप देखेंगे कि सुधार के कुछ और कदम जो हैं वो उठाए जाएंगे। जी शिशिर जी, एक बात अक्सर महंगाई की होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस दीपावली की, तो रिटेल महंगाई जो है वो 8 साल के सबसे निचले स्तर पर है। मतलब 8 साल में ये पहली दीपावली ऐसी है, धनतेरस ऐसी है जिस पे चीज़ें सस्ती हैं। जीएसटी का जो सुधार है एक बड़ा कारण उसको भी माना जा रहा है। तो रिटेल महंगाई जो कम हुई है 8 सालों में सबसे निचले स्तर पर, इसकी वजह आप और क्या देखते हैं? जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है महंगाई दर का, जो हमारे पास सितंबर के आंकड़े हैं 1.5% का। और उसमें जीएसटी एक कारण छोटा ही है, क्योंकि 22 सितंबर को लागू हुआ था, तो लगभग 8 दिन का प्राइस ट्रेंड है। लेकिन अक्टूबर में जब आपके पास महंगाई दर को देखेंगे और जिसके आंकड़े 12 नवंबर को आएंगे, तो ये दर और भी कम होती हुई दिखाई देगी। तो एक तरफ जो निश्चित तौर पर जीएसटी ने एक छोटी सी भूमिका जरूर सितंबर के आंकड़ों में की है, लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि जो आवश्यक चीजों में जैसे साग सब्जियों के दाम हैं, उनमें आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। अगर दाल की हम बात करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। जो अनाज है उनकी कीमतों में उस तरह की बढ़ोतरी जो पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही थी, वो कमी रुक गई है। तो ये जो लगभग फूड बास्केट हम लोग जिसको कहते हैं, जिसका रिटेल इन्फ्लेशन में लगभग 54% की हिस्सेदारी होती है, इसमें एक आइटम छोड़ दीजिए और वो है खाने का तेल। खाने के तेल के दाम बढ़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो सरकारी आंकड़ों में भी है। लेकिन बाकी आइटम जो हैं उनमें कमी आई है, जिसका असर आपको महंगाई दर को देखने को मिल रहा है। तो 2 कारण हो गए, एक खाने पीने की चीजों के दाम में कमी आना, और दूसरी तरफ जीएसटी का जो 8 ही दिन का असर था, जो 22 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच था, उन दोनों का संयोग अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि खुदरा महंगाई दर में हम कमी देख रहे हैं। जाहिर तौर पर ये मुद्दा बड़ा, जीएसटी सुधारों का जो मुद्दा है उसका असर देश की कारोबार पे भी पड़ा है, उपभोक्ता को भी फायदा हुआ है। और जब हम दीपावली की बात कर रहे हैं, त्योहारी मौसम की बात कर रहे हैं, जो दीपावली, धनतेरस, इस तरह के जो त्यौहार हैं, मेरा शिशिर जी आपसे अगला सवाल ये है कि दीपावली जैसे जो त्यौहार होते हैं वो भारत की उपभोग आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको गति देने का काम करते हैं। किस तरह से गति देने का काम करते हैं? नवरात्रि से शुरू होती है खरीदी, नवरात्रि के बाद आपके पास दीपावली है, और दीपावली के बाद फिर अगला त्यौहार कुछ समय के बाद है, लेकिन इनके बीच में शादियों का मौसम होता है। तो ये जो शादियों का त्यौहार है, ये भी खरीद में काफी बड़ी भूमिका अदा करता है। जो सामान की खरीद है या सेवाएं लेनी है, तो आप केवल त्यौहार ही मत देखिए कि जो हमारे पारंपरिक त्यौहार हैं, चाहे वो
नवरात्रि की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, या फिर हम दीपावली की बात करें, छठ की बात करें, और इसके बाद एक और बड़ा त्यौहार जो आने वाला वो आपका क्रिसमस है, बड़ा दिन है। तो ये त्योहारों का सिलसिला तो अगले 2 महीने तक तो चलता रहेगा, और इन सब के बीच में शादियों का मौसम होगा। तो इन सब का संयोग मिला करके ये होगा कि आपके पास खरीदारी काफ़ी बढ़ेगी, वस्तुओं की भी और सेवाओं की भी बढ़ेगी, और उसका असर जो है वो अर्थव्यवस्था को देखने को मिलेगा। हम लोग इसको सूचक्र कहते हैं, यानी कि वर्चुअस साइकिल। हम लोग अर्थशास्त्र में 2 सिद्धांत पढ़ते हैं, एक होता है हमारा वीसियस साइकिल यानी कि दुष्चक्र, और एक होता है वर्चुअस साइकिल यानी कि सुचक्र। इन दोनों में अंतर क्या है? वर्चुअस साइकिल में क्या होता है? एक अच्छे से दूसरा अच्छा का होना, और वीसियस साइकिल में होता है एक बुरे से दूसरा बुरा होना। अब जैसे मान लीजिए कि बाजार में मांग नहीं है, मांग नहीं है तो कंपनियां सामान नहीं बनाएंगी, कंपनियां सामान नहीं बनाएंगी तो रोजगार नहीं देंगी, रोजगार नहीं देंगे लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे, लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे तो वो मांग नहीं करेगी, यानी कि ये आपका दुष्चक्र है, जिसको हम लोग वीसीएस साइकिल कहते हैं। अब सुचक्र पे आइए। लोगों के हाथ में पैसे हैं, पैसे कहाँ से आए? आपको जाना पड़ेगा फरवरी में, जब बजट पेश हुआ था, और बजट में, इस साल के बजट में 2 बड़े बदलाव जो आयकर के तौर पे देखें कि 12.75 लाख रुपए तक जिसकी कुल कमाई है उसको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, सैलरीड वाले का। और दूसरी तरफ जो आयकर की नई कर व्यवस्था में जो दरें थी उसको और तर्कसंगत बना दिया गया, तो लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसे आ गए। तो एक तरफ जो कमाई का सिलसिला, कमाई बढ़ने का सिलसिला जो आपका फरवरी में शुरू हुआ, वो अब खर्च होता हुआ दिख रहा है। एक तो मुद्दा ये हुआ। दूसरी तरफ जो है जीएसटी में जो है वो कमी की गई, उसका असर देखने को मिला। तो ये जो खरीदारी हुई, लोगों के हाथ में जो पैसे आ पा रहे हैं उससे खरीदारी हो रही, तो कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगी। आप देखिएगा कि अभी एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अब वो निवेश क्यों कर रही है? क्योंकि बाजार है जी, और बाजार बढ़ने से कंपनियां अगर निवेश कर रही हैं यानी कि रोजगार के आपके मौके पैदा कर रही हैं। और हम लोग रोजगार का मतलब हमेशा एक ही चीज समझते हैं कि वो सरकारी नौकरी है, लेकिन निजी क्षेत्र में जो रोजगार के मौके बन रहे हैं, हमें उसके बारे में भी चर्चा करनी होगी। तो वहां पर रोजगार के मौके बनेंगे, यानी कि लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, वो मांग करेंगे। ये जो सूचक्र है वो आज के दिन में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य $5 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्यों को करना है। तो जीएसटी 2.0 को सिर्फ आप इस 2 महीने तक सीमित मत रखिए, आप फरवरी से शुरू करिए और आप 2047 तक जाइए। इन सब के बीच में जितने भी उपलब्ध घटनाक्रम होंगे वो सब के सब अर्थव्यवस्था में सूचक्र लाने में, जाहिर तौर पे जीएसटी सुधारों की हम जो बात कर रहे हैं, त्योहार की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर विकसित भारत का लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। लेकिन एक सवाल और आता है, जब मैं त्योहार की बात कर रहा हूं, धनतेरस, दीपावली की बात कर रहा हूं, तो बाजारों में एक बड़ा बदलाव मैं महसूस कर रहा हूं। स्वदेशी को लेकर लोगों में एक जागरूकता आई है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों का एक लगाव बढ़ा है कि अपनी भारतीयता से जो बनी, उद्योगों से बनी जो चीज़ें हैं, कुम्हार जो दिए बनाता है, उसके प्रति मैं लोगों का झुकाव देखा इस बार मैंने। आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? प्रधानमंत्री जी लगातार स्वदेशी पे फोकस कर रहे हैं कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग जीवन में बढ़ाइए, उसे अपनाइए। कैसे देखते हैं इस बदलाव को? बिल्कुल आपने सही कहा कि कुम्हार के दिए जो बीच में कहीं खो गए थे किसी कारणवश, अब वापस बाजार में आए हैं। और दिए ही नहीं, लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति जो होती है, जो कि हमारे लिए दीपावली का सबसे बड़ा खरीद जिसे हम कह जाए, सबसे अहम खरीद है, वो बीच में ऐसा हुआ था कि चीन से बनने वाले लक्ष्मी जी गणेश जी काफ़ी ज़्यादा बिकने लगे थे। उसकी वजह ये होती थी कि उसके दाम काफ़ी कम होते थे। अब उनमें कई तरह की पाबंदी लगाने की वजह से उनकी सप्लाई में असर पड़ा है और इनके लिए बाजार बढ़ाने का मौका बन गया। दूसरी तरफ जब हम बार बार कहते हैं कि हमें स्वदेशी को अपनाना है, हमें स्थानीय कामगारों को, कारीगरों को बढ़ावा देना है, तो इन चीज़ों की बिक्री बढ़ी है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जो भारत में सामान है, आज भारत में वो हर सामान बनने लगा है जो कुछ साल पहले तक भारत में बनने की बात तो छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा तक यहाँ कम होती थी मैन्युफैक्चरिंग में। आज आपको पता है कि भारत मोबाइल फ़ोन के मामले में दुनिया का एक बड़ा निर्यातक बन चुका है। तो वो जो मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन है, या आप जिसको असेंबल्ड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन कहेंगे, जो खरीद काफ़ी अभी होती है, वो आपके लिए यहाँ पे बन रहा है।
आप अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में दूसरी चीज़ों को देखें, चाहे वो टीवी की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, फ्रिज की बात करें, एयर कंडीशनर की बात करें, वो आपके यहाँ काफ़ी बनने लगा। ऑटोमोबाइल में अगर आप देखेंगे तो दुनिया के कई देशों को हम बड़े पैमाने पर निर्यात भी कर रहे हैं और घरेलू बाजार की ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं। तो स्वदेशी को इसीलिए बढ़ावा मिल पा रहा है क्योंकि देश में स्वदेशी निर्मित चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। केवल अब ये नारा नहीं है कि हमको स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी वस्तुओं के लिए उत्पादन का भी मौका बना है, वो बाजार में सप्लाई भी कर रही हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि जब हम स्वदेशी कहते हैं या आत्मनिर्भर कहते हैं, हम कहते हैं कि हमने बाहर से कुछ नहीं मंगवाना है जी। ये गलत है सोच। आपको कई तरह के कच्चे माल की ज़रूरत है, वो यदि आप बाहर से मंगवा करके आप अपने यहाँ तैयार माल कर रहे हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप हर चीज़ नहीं तैयार कर सकते हैं। तो एक तरफ जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं जो देश में बन रहे हैं, देश में तैयार हो रहे हैं, वो बाजार में बिक रहे हैं। यही वजह कि आप जाकर के बाजार में सामान देखिए, ज़्यादातर सामानों पे क्या मैक्सिमम जिसे कहा जाए कि 10 में से आप 9 कह लीजिएगा वो मेड इन इंडिया। जी बिल्कुल, बात मेड इन इंडिया की, स्वदेशी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि ये बात ठीक है कि जीएसटी में जो सुधार हुए हैं, स्लैब के जो सुधार किए हैं सरकार ने, उसका असर बाजार पे दिख रहा है। कार सस्ती हुई हैं, एसी सस्ते हुए, टीवी सस्ते हुए, फ्रिज सस्ते हुए हैं और लोगों ने खरीदारी की है। लेकिन मैं बात करूंगा आम आदमी की। जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो त्योहार के मौसम में उसकी थाली की बात मैं करूंगा। अगर रोटी की बात की जाए तो क्या जो किचन से जुड़ा सामान है, रसोई से जुड़ा जो सामान है, आटा, दाल, चावल, पनीर, दूध, इस पे क्या असर पड़ा, कितना सस्ता हुआ ये? देखिए, पहली बात कि पहले जब आप जो भी चीज़ खुले में आप लेते थे, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, दूध हो, पनीर हो, दही हो, लस्सी हो, इस पे कोई टैक्स नहीं था, जीएसटी नहीं था। दूध को लेकर के मैं सबसे बड़ा भ्रम दूर कर दूं, क्योंकि कई बार ये चर्चा सुनने को मिलती, दूध पर जीएसटी था। दूध में 2 तरह के दूध पर जीएसटी था। एक जिसको हम लोग कहते हैं यूएसटी मिल्क। यूएसटी मिल्क जो होता है, जैसे आप बाजार में आप दूध लेने जाते हैं तो आपके पास या तो आप डिस्पेंसर से, मदर डेयरी से आप लेते हैं तो डिस्पेंसर से है, या फिर आपका पाउच होता है 1 किलो का या 2 किलो का, और वो डबल टोन, फुल क्रीम टोन इसमें मिलता है। इस पर पहले भी जीएसटी नहीं था, अब भी नहीं है। जीएसटी कहाँ था? यूएसटी पे था। यूएसटी मिल्क क्या होता है? अल्ट्रा हीट ट्रीटेड मिल्क, जो कि कार्टन टेट्रा पैक में आता है, और वो बहुत ही एक सीमित समुदाय है जो इसकी खरीद करता है। और दूसरी जो दूध जिस पे ऊपर जीएसटी लगता था वो फ्लेवर्ड मिल्क है, जो कि आप जैसे दिल्ली में एक फेमस ब्रांड है जिसके फ्लेवर्ड मिल्क आप इस्तेमाल करते हैं। दूध का जो सामान्य दूध पे कभी जीएसटी नहीं था। पनीर में भी जब आप पैक्ड लेते थे उस पर 5% का होता था। खुला वाला जो पनीर जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा खपत करते हैं उस पर कभी भी जीएसटी नहीं था। अब अगर हम पैकेज भी ले तो वहाँ पर जीएसटी नहीं है। तो इन सब का असर ये है कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आवश्यक चीज़ों के ऊपर दाम का कम होना बाकी चीज़ों की खरीदारी का मौका देता है। थाली में अभी के समय में सिर्फ एक चीज़ है जिसका जिक्र करना जरूरी है, वो है खाने का तेल। वो थोड़ा महंगा है क्योंकि उसके मामले में हमारी आत्मनिर्भरता नहीं है, लेकिन दाल सस्ते हैं। आपका अनाज के दाम में उस तरह की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही जो हमने पहले देखा था। एक निश्चित स्तर पर कीमत बनी हुई है। तो सब्जियां आपकी सस्ती है, आपके लिए अनाज की कीमत जो है वो स्थिर बनी हुई है, दाल की कीमत में कमी आई है। मसालों में पिछले कुछ समय में बहुत तेजी देखने को मिली थी, वो मसाला सस्ता हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप पनीर देखेंगे, दूध देखेंगे, दूध पे मैं स्थिति मैंने साफ की, पहले भी जीएसटी नहीं था आम चीज में और अब भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपके घर का रसोई घर के बजट की अगर हम बात करें तो उसमें 1-2 आइटम महंगे हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ आइटम, ज्यादातर जो सामान है या तो सस्ते हुए हैं या कीमत में उनकी स्थिरता बनी हुई है। मतलब ये कह सकते हैं जीएसटी सुधारों का जो असर है, जो स्लैब में बदलाव हुआ, उसका असर साफ साफ उपभोक्ता को मिला है, उसका लाभ मिला है इस दीपावली पर। लेकिन एक वोकल फॉर लोकल मुहिम का असर कितना दिख रहा है धनतेरस और दीपावली पर? बहुत ज्यादा। इनफैक्ट बाजार में जब आप भारत की बनी हुई चीज़ें मांगते हैं, जब आप कहते हैं कि कुम्हार के बने हुए दिए ही हमें चाहिए, और आप देखिए वो बिक्री हो रही है, बढ़ रही है। और अगला 2 दिन जो है वो आप देखेंगे कि दीपावली के बाद भी जो बाकी दूसरे त्यौहार हैं उसके लिए भी खरीदारी होगी। वहाँ पर भी लोकल आइटम, लोकल प्रोडक्ट जो हैं वो काफ़ी चलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की है। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी खासियत है, उनके सामान बाजार में बिक रहे हैं। गिफ्टिंग का जो सीजन होता है इन त्योहारों में, उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान लोकल
वाले सामान आ रहे हैं, जो पहले होता था कि कोई विदेशी कोई ऐसा सामान दे दिया गया। तो असर तो दिख रहा है, बाजार जो है वह स्थानीय सामानों में से भरा हुआ है और उसकी बिक्री भी हो रही है। ये एक अच्छा संकेत है बाजार के लिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जीएसटी के जो सुधार की बात हम कर रहे हैं उसके चलते इस साल दीपावली की खरीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है, व्यापारियों के लिए अच्छा संकेत है, साथ ही आम आदमी के लिए एक अच्छा संकेत है। इसलिए शुभ दीपावली। शशि जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।